चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। आज से 1 लाख साल पहले आप अफ्रीका के किसी मैदान में हैं और आपके आसपास सिर्फ एक नहीं बल्कि कम से कम 6 अलग-अलग तरह के इंसान हैं। बिल्कुल। यूरोप में मजबूत निएंडरथॉल, एशिया में होमो इरेक्टस जो वहां 20 लाख सालों से रह रहे थे। और फिर थे हम, होमो सेपियंस। उस समय के हिसाब से मतलब कुछ खास नहीं, एक साधारण सा नरवानर। लेकिन आज सिर्फ हम हैं। तो सवाल यह है कि हम, जो उस समय के अंडरडॉग थे, इस पूरी पृथ्वी पर हावी कैसे हो गए? और यही वो बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल युवाल नोआ हरारी अपनी जबरदस्त किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में करते हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में इसकी 2.5 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। 65 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो आज हम इसी किताब पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं और अगले कुछ मिनटों में हम मानव इतिहास के 3 लाख सालों का एक तूफानी सफर करेंगे। ये समझने के लिए कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने बताया, 3 लाख साल पहले हम पूर्वी अफ्रीका में थे। पर हम अकेले नहीं थे। नहीं थे। निएंडरथल हमसे ज्यादा ताकतवर थे, उनका दिमाग भी हमसे बड़ा था। और होमो इरेक्टस को तो इस ग्रह पर रहने का हमसे कहीं ज्यादा अनुभव था। सही बात है। अगर उस समय किसी को दांव लगाना होता तो शायद ही कोई हम पर लगाता। तो फिर पासा पलटा कैसे? पासा पलटा लगभग 70,000 साल पहले। हरारी इसे संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन? हाँ, ऐसा माना जाता है कि शायद हमारे डीएनए में कोई छोटा सा बदलाव हुआ, कोई जेनेटिक म्यूटेशन, जिसने होमो सेपियंस के सोचने और बात करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ बेहतर औजार बनाने या आग का बेहतर इस्तेमाल करने के बारे में नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हरारी का असली तर्क तो कुछ और ही है, जो सुनने में मतलब थोड़ा अजीब भी लगता है। हाँ, और वो तर्क ये है कि हमारी असली ताकत हमारी कल्पना में है। हमारी असली सुपर पावर उन चीजों पर विश्वास करने की क्षमता है जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। एक मिनट, कल्पना मतलब जैसे देवता या आत्माएं? ये सिर्फ धर्म की बात हो रही है क्या? भला कहानियां सुनाने की क्षमता से कोई कोई विशाल गैंडे का शिकार कैसे कर सकता है? धर्म इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर हरारी इसे और भी बड़े पैमाने पर देखते हैं। हाँ। जरा सोचिए, पैसा। पैसा? हाँ, कागज का एक नोट अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम सब मानते हैं कि उसकी एक कीमत है। यह एक साझा कल्पना है। अच्छा। यही बात राष्ट्रों पर लागू होती है। भारत या अमेरिका क्या है? सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, ये एक कहानी है जिसे करोड़ों लोग मानते हैं। कंपनियां, कानून, मानवाधिकार, ये सब हमारी साझा कल्पना की ही उपज है। समझ गया। तो मतलब एक चिंपैंजी का झुंड ज्यादा से ज्यादा 50 का हो सकता है। हाँ, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन हजारों इंसान एक साथ एक कंपनी के लिए काम कर सकते हैं या एक देश के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक साझा कहानी में विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही। एक ब्रांड, एक झंडा, एक संविधान, और यही हमारी जीत का राज बना। इन साझा मिथकों ने अजनबियों को बड़े पैमाने पर सहयोग करने की ताकत दी, जो किसी और प्रजाति के पास नहीं थी। बिल्कुल। इन्हीं कहानियों, देवताओं की, राष्ट्रों की, पूर्वजों की के दम पर होमो सेपियंस ने बड़े समूह बनाए, शिकार की योजनाएं बनाई, व्यापार किया। और जब वे अफ्रीका से बाहर निकले तो कुछ ही हजारों सालों में पृथ्वी पर मौजूद हर दूसरी मानव प्रजाति, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, सब विलुप्त हो गईं। तो इस नई दिमागी ताकत से हम पूरी दुनिया में फैल गए और हजारों सालों तक हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक के तौर पर रहते थे। और किताब से जो मुझे समझ आया वो ये कि उनकी जिंदगी उतनी भी खराब नहीं थी जैसा हम सोचते हैं। खराब तो बिल्कुल नहीं थी। हरारी के अनुसार वे हफ्ते में सिर्फ 30 से 40 घंटे काम करते थे। बस। हाँ, और तरह तरह का भोजन खाते थे। और खेती करने वाले पहले किसानों की तुलना में वो औसतन ज्यादा स्वस्थ और लंबे थे। और यहीं पर कहानी में दूसरा बड़ा मोड़ आता है, कृषि क्रांति। हमें तो हमेशा से यही पढ़ाया गया है कि खेती एक महान आविष्कार था जिसने सभ्यता की नींव रखी। लेकिन हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। धोखा? ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है ना? उनका तर्क ये है कि कृषि क्रांति ने औसत इंसान की जिंदगी को बेहतर नहीं बल्कि बदतर बना दिया। कैसे? खेती से पहले इंसान सैकड़ों तरह के पौधे और जानवर खाता था। खेती के बाद ज्यादातर लोग सिर्फ 1 या 2 फसलों पर निर्भर हो गए, जैसे गेहूं या चावल। तो उनका आहार खराब हो गया। बहुत खराब।
और घनी बस्तियों में रहने से बीमारियां भी ज्यादा आसानी से फैलने लगीं। कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि पहले किसान अपने शिकारी संग्राहक पूर्वजों से छोटे थे, ज्यादा बीमार थे और कम उम्र वाले थे। तो सवाल ये है कि अगर ये इतना बुरा था तो हमने ऐसा किया ही क्यों? इससे फायदा किसे हुआ? ये एक शानदार सवाल है और हरारी का जवाब दिमाग घुमा देने वाला है। फायदा गेहूं को हुआ। वे कहते हैं हमने गेहूं को नहीं उगाया, बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। एक मिनट, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया, ये कैसे हो सकता है? सोचकर देखिए, 10,000 साल पहले गेहूं मध्य पूर्व में उगने वाली एक जंगली घास थी। ठीक है। आज ये पृथ्वी के 22.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर उगाया जाता है। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे सफल वनस्पति है। वाह। और ये कैसे हुआ? इसने होमो सेपियंस को अपना गुलाम बनाकर इसने इंसानों को दिन रात कमर तोड़ मेहनत करने, चट्टाने हटाने, पानी ढोने पर मजबूर कर दिया। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। लेकिन खेती का एक नतीजा तो निकला होगा जिसकी वजह से हम आज यहाँ हैं, जनसंख्या में बढ़ोतरी। बिल्कुल, ज्यादा कैलोरी का मतलब था ज्यादा बच्चे, गांव शहर बने और शहर साम्राज्य। और इसी के साथ एक नई चीज आई, पदानुक्रम, हायरार्की। मतलब अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। सही। कुछ लोग योद्धा, पुजारी या राजा बन सकते थे और इतिहास में पहली बार समाज में वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर गहरा भेदभाव पैदा हुआ। और इसे सही ठहराने के लिए फिर से नई कहानियों की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल, जैसे राजा का दैवीय अधिकार या ईश्वर द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था। कहानियां फिर से। हाँ, कहानियां फिर से समाज को एक साथ जोड़ने और नियंत्रित करने का जरिया बन गई। तो अब हमारे पास बड़े बड़े समाज थे, शहर, राज्य, साम्राज्य, लेकिन ये सब एक दूसरे से बहुत अलग थे, बिखरे हुए थे। तो इन हजारों अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ किसने जोड़ा? हम आज की इस वैश्विक दुनिया तक कैसे पहुंचे? हरारी के मुताबिक इसकी भी 3 बड़ी कहानियां हैं जिन्होंने बिखरी हुई मानव जाति को एक करने का काम किया। 3 कहानियां? 3 ताकतें कह सकते हैं, पैसा, साम्राज्य और धर्म। चलिए पहले पैसे की बात करते हैं, वो तो आज भी हमारी जिंदगी को चलाता है। बिल्कुल, पैसा अब तक की सबसे सफल कहानी है। सोचिए, एक सोने का सिक्का या कागज का नोट अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, वो इसलिए मूल्यवान है क्योंकि हम सब मानते हैं कि वो मूल्यवान है। ये भरोसे की एक प्रणाली है। एक ईसाई और एक मुसलमान ईश्वर के नाम पर लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों खुशी खुशी डॉलर स्वीकार कर लेंगे। सही बात है। और दूसरी ताकत थी साम्राज्य, एम्पायर्स। इसके बारे में सोचते ही मेरे दिमाग में तो जुल्म और हिंसा की तस्वीरें आती हैं। और आप गलत नहीं हैं, साम्राज्य अक्सर खून खराबे पर ही बने थे। लेकिन हरारी एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। साम्राज्य विचारों, कानूनों, भाषाओं और संस्कृति के प्रसार की एक तरह से मशीनें भी थे। अच्छा। रोमन साम्राज्य ने सिर्फ विजय ही नहीं पाई, बल्कि स्कॉटलैंड से सीरिया तक सड़कें बनाई, कानून बनाए, एक आम भाषा बनाई। तो हमारी कानूनी व्यवस्था से लेकर हमारी भाषाओं तक सब पर साम्राज्यों की गहरी छाप है। बिल्कुल। और तीसरी ताकत थी धर्म। ये तो समझ आता है कि धर्म लोगों को जोड़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ हरारी खास तौर पर सार्वभौमिक धर्मों की बात करते हैं, जैसे बौद्ध, ईसाई और इस्लाम। इन्होंने एक क्रांतिकारी दावा किया कि एक ही परम सत्य और एक ही नैतिक संहिता है जो हर इंसान पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी कबीले, देश या जाति का हो। एकदम सही। इसने एक ऐसी वैश्विक बिरादरी की कल्पना की जो खून के रिश्ते से भी बड़ी थी। तो पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन तीनों ने दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। लेकिन लगभग 500 साल पहले एक नई और शायद अब तक की सबसे शक्तिशाली क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति। और हरारी के अनुसार विज्ञान को क्रांतिकारी बनाने वाली चीज कोई खास खोज नहीं थी, बल्कि एक नया नजरिया था। क्या था वो? ये स्वीकार करने की इच्छा कि हम नहीं जानते। ये बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। मतलब विज्ञान की सबसे बड़ी खोज ये थी कि हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल। वैज्ञानिक क्रांति से पहले बड़े बड़े धर्म और साम्राज्य ये मानकर चलते थे कि दुनिया के बारे में जानने योग्य सब कुछ पहले से ही पता है, पवित्र ग्रंथों में या पूर्वजों से। हाँ, ज्ञान का स्रोत अतीत में था। विज्ञान ने इस धारणा को तोड़ दिया। उसने कहा हो सकता है हमारी सबसे जरूरी मान्यताएं गलत हों, चलो बाहर जाकर देखते हैं, उनकी जांच करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज अज्ञानता की खोज थी। तो ये जिज्ञासा की एक क्रांति थी। लेकिन सिर्फ जिज्ञासा से तो बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं नहीं बनती। इसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। जी,
वो कहाँ से आया? और यहीं पर कहानी का एक और बड़ा मोड़ आता है, विज्ञान और पूंजीवाद का गठबंधन। अच्छा। यूरोपीय शासकों और व्यापारियों ने महसूस किया कि ज्ञान में निवेश करने से जबरदस्त शक्ति और लाभ मिल सकता है। नई खोजों का मतलब था नए महाद्वीप, बेहतर हथियार, नए बाजार और बेशुमार दौलत। कोलंबस की यात्रा से लेकर चांद पर उतरने तक हर बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के पीछे पैसा और सत्ता की ताकत रही है। और इस गठजोड़ ने दुनिया को बदल दिया। इसने हमें औद्योगिक क्रांति दी, आधुनिक चिकित्सा दी, इंटरनेट दिया, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। बहुत बड़ी कीमत। हाँ, विज्ञान और पूंजी के इसी गठजोड़ ने उपनिवेशवाद, दास व्यापार, 2 विश्व युद्ध, पर्यावरण का विनाश और परमाणु बम जैसी चीजें भी पैदा की। आज होमो सेपियंस पृथ्वी पर अब तक की सबसे शक्तिशाली प्रजाति है। हम इस ग्रह के देवता बन गए हैं। हाँ, दुनिया के ज्यादातर बड़े जानवर या तो हम इंसान हैं या वो जानवर हैं जिन्हें हम खाने के लिए पालते हैं, गाय, सुअर, मुर्गी। तो यहाँ हम आज खड़े हैं, एक साधारण नर वानर से इस ग्रह के देवता बनने तक का सफर। इसने हरारी को किताब के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर किया। क्या इस सारी तरक्की ने हमें खुश किया है? ये शायद इस किताब का सबसे मुश्किल सवाल है। एक तरफ हमारे पास पहले से कहीं बेहतर दवाएं हैं, भोजन है और हम इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण समय में रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमीर देशों में अवसाद, अकेलेपन और चिंता की दरें आसमान छू रही हैं। ऐसा क्यों? हरारी का तर्क है कि खुशी का संबंध हमारी बाहरी परिस्थितियों से उतना नहीं है जितना हमारी उम्मीदों से है। अच्छा। जैसे जैसे हमारी भौतिक स्थितियां सुधरी हैं, हमारी उम्मीदें उससे भी तेजी से बढ़ गई हैं। इसलिए जो हमारे पास है और जो हम चाहते हैं, उसके बीच का अंतर शायद बढ़ रहा है। और इस सवाल में सिर्फ इंसानों की खुशी शामिल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हरारी उन अरबों जानवरों की पीड़ा पर भी ध्यान दिलाते हैं जिन्हें हमने अपनी जरूरतों के लिए गुलाम बनाया है। फैक्ट्री फार्म में बंद मुर्गियां और सुअर। हाँ, जिनकी जिंदगी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया बनकर रह गई है। वे इसे इतिहास का सबसे बड़ा अपराध कहते हैं। और फिर किताब का अंत भविष्य की ओर देखकर होता है, जो शायद सबसे ज्यादा डराने वाला हिस्सा है। वो कैसे? पहली बार जीव विज्ञान के 4 अरब साल पुराने नियम अब बदले जा सकते हैं। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जीवन को ही फिर से डिजाइन करने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। हम शायद होमो सेपियंस के अंत की दहलीज पर खड़े हैं। बिल्कुल। हम जीवन बना सकते हैं, नई प्रजातियां बना सकते हैं और खुद को भी बदल सकते हैं। तो इतिहास में इंसान ये पूछता था कि देवता क्या चाहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जिसके साथ हरारी हमें छोड़ जाते हैं। ये एक तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक सवाल है। तो सेपियंस को पढ़ने के बाद एक बात तो साफ है, ये कोई आरामदायक किताब नहीं है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज की नींव, हमारे देवता, हमारा पैसा, हमारा राष्ट्र, हमारे मानवाधिकार, ये सब असल में सिर्फ कहानियां हैं। शक्तिशाली कहानियां, लेकिन है तो इंसानों द्वारा बनाई गई कहानियां ही। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी उम्मीद भी है। हाँ, बिल्कुल। अगर ये कहानियां इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, तो इन्हें इंसानों द्वारा बदला भी जा सकता है। जिन मिथकों ने फैक्ट्री फार्म बनाए, उन्हें पशु कल्याण के मिथकों से बदला जा सकता है। जिन मिथकों ने साम्राज्यवाद को सही ठहराया, उन्हें मानव समानता के मिथकों से बदला जा सकता है। हम एक कहानी कहने वाले जानवर हैं और हम अपनी कहानी बदल सकते हैं। बिल्कुल। युवाल नोआ हरारी किताब का अंत किसी जवाब से नहीं, बल्कि एक सवाल से करते हैं। और मुझे लगता है कि इसे श्रोताओं के लिए छोड़ना सबसे सही होगा। वो पूछते हैं, क्या असंतुष्ट और गैर जिम्मेदार देवताओं से ज्यादा खतरनाक कुछ हो सकता है, जो ये नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं? और हम ही वे देवता हैं। हम ही वे देवता हैं। और इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।